कार्यक्रम में ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो आपसे जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है, और वो मुद्दे हमको कहीं न कहीं और समाज को प्रभावित करते हैं। जब वो हमें मुद्दे प्रभावित करते हैं तो चर्चा करना उस पर लाज़मी हो जाता है, और चर्चा से कुछ हो ना हो लेकिन उस पे एक मंथन होना चाहिए, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम मंथन है। लेकिन यदि हम पौराणिक कथाओं पर देखें या हम आज किसी भी चीज़ पर देखें, तो ये ज़रूर निश्चित है कि जब मंथन होता है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है, चाहे वो विष हो या अमृत हो। दर्शकों, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हमारा विषय एक ऐसा विषय है जो करीब 70 वर्षों से अधिक आगरा का एक राइट है, जिसको आगे कार्यक्रम में देखेंगे। यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए थी। ये अ, 56 में 1956 से ही इस बात की बात हुई थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 81 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मान लिया था कि यहाँ पर होनी चाहिए। जगह जसवंत सिंह आयोग तय कर दें। उन्होंने 3-4 सिफारिशें की थी। 2 जगह उन्होंने और हाई कोर्ट की बेंच बनाने की बात की थी। वहाँ बेंच बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आगरा का नसीब नहीं जगा। आगरा में कोई भी बात नहीं हुई। इन कारणों पे हमने पीछे भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पे जो संघर्ष हो रहा है, उससे जुड़े हुए सारे लोग मौजूद हैं। हम लोग धीरे-धीरे इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूँ, इस चर्चा का कहीं न कहीं अभिप्राय ये है, आपको जगाना, आपको वोट की ताकत बताना। हम किसी भी दल के साथ नहीं हैं, किसी भी दल के विरोध में नहीं हैं, ना हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप इसको वोट दीजिए या इसको वोट मत दीजिए। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 90 दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन फिर भी देश तो चलेगा। सरकार ये रहेगी या कोई दूसरी आए, लेकिन केंद्र में जो सरकार है वो रहेगी। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में यूपी में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, मैं उसपे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हमारे इसमें एक इंजन और जुड़ जाता है, जो पावरफुल इंजन है, जिन अ, न्याय मंत्री की कलम से ये काम होने हैं, वो भी आगरा के हैं, और मज़े की बात ये है कि उनकी खुद इस मुद्दे पर गिरफ्तारी हो चुकी है। चर्चा जारी रहेगी। हम सबसे पहले आपको अपने अतिथि का परिचय करा दें। हमारे अतिथि हैं दुर्ग विजय सिंह भैया, जो इस संघर्ष समिति में लगातार जुड़े हुए हैं, और अभी जेवर जाके जो जिन हमारे वकील साहिबान ने वहाँ पर झंडे दिखाए थे, माँग की थी, पुरजोर माँग की थी कि यहाँ पर हमारी माँग सुनी जाए, उनमें से एक प्रमुख आप भी थे। तो दुर्गविजय सिंह नमस्कार। भैया, आपका नमस्कार। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैं सर, नमस्कार। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्यों बेचैन हैं? क्यों चाहते हैं आपकी आपकी आगरा में बेंच की स्थापना हो? आखिर क्यों देखिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की सभा में जा रहे हैं, वहाँ काला झंडा दिखा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? देखिए, हाईकोर्ट बेंच की मांग आज की नहीं है। हाईकोर्ट बेंच की मांग एक लंबे समय से चल रही है। हमारे बहुत से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसकी अगुवाई की। आज आज वो इस दुनिया में नहीं है और मुद्दा वहीं की वहीं है। हमारा मुख्य रूप से कहना यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब की बात कर दी थी, वो आयोग बना दिया था। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग बना और उन्होंने जगह जगह घूम करके ये जानकारी की कि बेंच की आवश्यकता क्यों है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने बताया, उस समय अपनी रिपोर्ट में कहा कि आगरा ही एक उपयुक्त स्थान है जहां ये बेंच बन सकती है। उसके बावजूद भी जब सरकार को ये रिपोर्ट चली गई, तो क्या कारण है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी। फिर क्या कारण ऐसा हो गया जिसके कारण के बेंच नहीं बन पा रही है? मदुरई में बेंच बन गई, दूसरी जगह और बेंच बन गई, लेकिन हमें बेंच नहीं मिली, जबकि हाईकोर्ट आगरा में था सर। और उससे पहले अगर मुगलिया पीरियड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी आगरा में ही था। यहीं से सब न्याय हुआ करता था। सस्ता न्याय, सुलभ न्याय का नारा जनता वो सरकार लगा रही है, लेकिन हमें बेंच नहीं मिल रही है। हमारा निवेदन केवल इतना था माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ सभा में जाने का, ये था कि आप सुनिए हमारी बात। जनता की बात नहीं सुनेंगे तो जनता सड़कों पर आएगी, और जनता सड़कों पर आएगी तो वो धनक बैलेट बॉक्स तक जाती है, वोट तक जाती है। जी, हमारे साथ तो हेमंत भाई भी हैं, हेमंत भारद्वाज जी हैं, आप सचिव हैं हाई कोर्ट संघर्ष समिति के। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में हेमंत भाई।
आप संघर्ष कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, आपका क्या कहना है? देखिए, हाई कोर्ट बेंच का जो एजुटेशन चल रहा है वो जो तेजी से चला वो 1986 से चला, जब आगरा के हक में जस्टिस यशवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गई। और जब एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत आगरा के हक में जस्टिस यशवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गई, तो सरकार को चाहिए कि उसका पालन करे, उसको ही उसका क्रियान्वयन कराए। आगरा के साथ ऐसा क्या दुर्भाग्य है सरकारों का, जो पिछली सरकार नहीं वर्तमान सरकार है, कि जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने जिस जगह पर अपनी रिकमेंडेशन दी वहां पर बेंच और हाईकोर्ट बन गई, लेकिन आगरा में नहीं बन गई। क्यों नहीं बनेगा आगरा में? क्योंकि वोट की राजनीति है। क्या हाईकोर्ट बनने से सरकार को वोट का नुकसान होगा? इस बात का एनालिसिस सरकार ने कभी नहीं किया। अगर करती तो निश्चित, वर्तमान सरकार के बारे में तो ये जो कहते हैं कि ग्रामीण न्यायालय बनाएंगे, और ग्रामीण न्यायालय के तर्ज पर काम कर रहे हैं, तो आगरा का या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो राजकारी है वो 500 550 किलोमीटर की दूरी करके इलाहाबाद जाए, ये कितना न्यायोचित है? इस पर सरकार कभी गौर नहीं कर रही है। इलाहाबाद के जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं वो जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने की जो मुहिम है बरसों से चली आ रही है सरकार की, उसके बीच में आड़े आती है व्यक्तिगत हितों के लिए। ये नहीं होना चाहिए। मेरे के जो अधिवक्ता साथी हैं उन्होंने आयोग की रिपोर्ट में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी सारी जो उनकी योग्यता थी उसके अनुसार उन्होंने उनके सामने पक्ष रखा, और वो रिपोर्ट आगरा के फेवर में आ गई। इसमें आगरा के अधिवक्ताओं का आगरा के बातकारियों का क्या दोष है जिसके लिए वो एजुटेशन करते हैं? तो ये सारी प्रक्रिया है वो इस तरह से चल रही है कि जो वैधानिक चीज है उसको तो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो विधान के विपरीत है उस पर सब लोग गौर कर रहे हैं, सरकार भी गौर कर रही है। अरे मेरठ अगर एजुटेशन कर रही है तो सरकार का काम यह है कि कोई गलत चीज पर एजुटेशन कर रहा है तो काम कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जी हेमंत जी, मैं अभी आपके पास आऊंगा, मैं चलता हूँ। हमारे साथ देवेंद्र वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। आप पूर्व अध्यक्ष हैं आगरा बार एसोसिएशन के। पिछले जी जी कार्यक्रम जी में आपसे बराबर लगातार संपर्क नहीं हो पा रहा था। दरअसल हम लोग जिस तकनीक से कर रहे हैं ये अभी नई है, और इससे अभी लोग रूबरू ज्यादा नहीं है, अभ्यस्त नहीं है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती ही है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं वाजपेयी जी, देवेंद्र वाजपेयी जी, आपका स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में, और ये जानना चाहता हूँ कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, परसों भी मैंने आपसे निवेदन किया था। 1981 में पंडित नारायण दत्त तिवारी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट से यह प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच बननी आवश्यक है, लेकिन हम नहीं जानते कि कहां बनाई जाए क्योंकि कई जगह से डिमांड है, लिहाजा आप इस बात को तय कर दीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिसेस गांधी ने सारी बातों को सुन के, चूंकि मेरठ का भी पक्ष था और भी लोग उठा रहे थे ये डिमांड अपनी, तो ये तय हुआ कि साहब इसका फैसला करने के लिए जसवंत सिंह आयोग बनाया जाए। इसमें 3 सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जसवंत सिंह, दूसरे थे आंध्र प्रदेश के रिटायर्ड जज मिस्टर रामलू, और तीसरे थे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वो भी रिटायर्ड थे, मिस्टर करमवीर सिंह। इन लोगों ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और ये समझा कि कहीं बेंचेस की आवश्यकता है। क्योंकि शुरू में उत्तर प्रदेश का आया था जिक्र, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें 2 और जोड़ दिए। एक मध्य प्रदेश को जोड़ा, दूसरा उन्होंने तमिलनाडु को जोड़ा। मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने रेकमेंड किया था रायपुर में। वो रायपुर में तो अब नया हाईकोर्ट ही अपने आप में बन गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक नया प्रांत बन गया। तमिलनाडु में मदुरई की बेंच स्थापित हो गई, मदुरई रेकमेंड की गई थी। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि केंद्र सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार, इस रिपोर्ट को दबा के बैठ गई। फिर आगरा बार एसोसिएशन की ओर से मुझे अधिकृत किया गया। फिर हमने वहां सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की और हमारे वकील थे जस्टिस तारकुंडे,
उन्होंने इसको प्रेस किया और जब ये लगा कि ये आदेश हो ही जाएगा तब गवर्नमेंट ने इसको टेबल किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रार्थना की सुप्रीम कोर्ट से, साहब हम अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दे रहे हैं और इस अमेंडमेंट के जरिए हम चाहते हैं कि जो रिकमेंडेशंस हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन जो उस समय बेंच थी उसने कहा नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप नई रिट लाइए। पर हमारे बड़े बड़े वकीलों ने, जैसे तारकुंडे थे, मिस्टर सोराब जी थे, इन्होंने कहा नहीं सुप्रीम कोर्ट में रिट मत करिए, अगर वहां से खारिज हो गई तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा आपको, आप अपना आंदोलन चलाइए और प्राइम मिनिस्टर से मीट कीजिए, ये करिए। वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा स्थिति में, वहां इनकी जस की तस रही। प्रश्न ये एक और आया नया कि जब राज्यसभा में या लोकसभा में सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया, कुछ सदस्यों ने, तो ये कह दिया गया साहब अभी चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन नहीं आई है। यही सबसे बड़ी विडंबना है, एक राजनीतिक धोखा है, बल्कि मैं कहूंगा नैतिक धोखा है। इसमें जसवंत सिंह कमीशन ने लिखा है कि द बेंच इज टू बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और यही रिकमेंडेशंस अन्य विधि आयोगों ने भी दी, जिसमें जस्टिस लक्ष्मण भी थे। इसके बाद अटॉर्नी जनरल, तत्कालीन अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी ने भी यही कहा कि नहीं बेंच बननी चाहिए और बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन ये राजनीति कभी बॉल को चीफ जस्टिस के फील्ड में डाल दे, कोर्ट में डाल देते हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट के कोर्ट में। देखिए ये निश्चित बात है, जसवंत सिंह कमीशन ने भी लिखा है कि कोई भी चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकता कि बेंच बनाइए। रिटायर होने के बाद कह देते हैं, लेकिन ऑन सीट वो कभी नहीं कह सकता, उसको अपने कपड़े नहीं फड़वाने हैं। इलाहाबाद का राजनीतिक नेतृत्व शुरू से ही बड़ा प्रबल रहा है। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, बहुगुणा जी, ये सब वहीं के, जनेश्वर मिश्रा, ये सब इलाहाबाद के थे और ये लोग इलाहाबाद के पक्ष में ही रहे। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि न्याय की दृष्टि से जो जसवंत सिंह कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये वाजपेयी जी आपको एक सेकंड को टोकूंगा, मैं दूसरे दौर में भी आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बात का आप स्पेसिफिक जवाब दे दें जिससे चर्चा आगे चले। हमने अखबारों में पढ़ा था, समाचार पत्रों में पढ़ा था कि हमारे न्याय मंत्री ने कहा है, हालांकि आजकल पत्रकार क्या लिख देते हैं क्या नहीं लिखते, क्या बोला जाता है क्या लिखा जाता है, लेकिन हम फिर भी एक हवाले से कह रहे हैं कि न्याय मंत्री ने कहा था कि अगर चीफ जस्टिस को डिसाइड करना वो कहेंगे तो यहाँ बेंच बन जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं संक्षेप में? ये एक भ्रम है, उन लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, न उनको कानून का ज्ञान है। संविधान में ये प्रावधान है कि एक्चुअली ये जो चीफ जस्टिस की कंसेंट की जरूरत है वो उन स्टेट्स में है जो 1956 के बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद आई हैं। उत्तर प्रदेश तो बड़ा पुराना है, तो यहाँ अमलगमेशन ऑर्डर किया कि नहीं किया गया? जो लखनऊ बेंच बनाई गई, जबकि वहां चीफ जुडिशियल कमिश्नर का कोर्ट था। तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो हल हो जाएगा, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो आप ऐसे टालते रहेंगे और ये सब होता रहेगा। एक तरफ आप कहते आर्टिकल 39A में ये लिखा है कि जस्टिस विल बी मेड अवेलेबल एट द डोर स्टेप ऑफ द लिटिगेंट। कहां हो रहा है वो लिटिगेंट के? इसीलिए जसवंत सिंह कमीशन ने ये लिखा कि कंसीडरिंग द टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस वी रेकमेंड दैट आगरा इज द मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बेंच फॉर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? लेकिन दिक्कत ये रही कि हमारे पास राजनीतिक नेतृत्व इतना प्रबल कभी हमारा नहीं रहा जो संसद में पुरजोर तरीके से अपनी बात रख सके, प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर सके। वाजपेयी जी मैं अभी आता हूँ, दूसरे दौर में आपके पास आऊंगा। मैं दर्शकों आपने भी सुना होगा। एक क्षण क्षमा करें, मेरी जरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा भी, फिर किसी दिन मैं आ जाऊंगा आपके पास जी। और कुछ कहना चाहें इस पे तो आप कह के फिर हम आपसे विदा लेते हैं। मैंने निवेदन किया ना कि इसके लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, ये कन्विंस करना है कि चीफ जस्टिस, जो मैंने आपसे निवेदन किया, वी आर नॉट ए स्टेट carved out after 1956. We are a very old state where only the recommendation, the resolution of a parliament will be the answer to the problem. ये बाकी तो सब टालने वाली बात है।
जी, आपका संदेश बड़ा स्पष्ट है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो ये काम हो जाएगा, नहीं तो ये बात ऐसे ही टहलती या रहेगी। या आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। आपसे आपके आशीर्वाद की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है इस थैंक यू वेरी आंदोलन मच, को। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपको एक बात तो याद होगी, एक हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि यदि लक्ष्मी और सरस्वती का आगमन हो रहा हो, तो व्यक्ति के सर पे बाल थोड़े कम हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें, अगर सरस्वती मेहरबान हो रही है और हमारे पास लक्ष्मी आ रही है, तो सिर के थोड़े-थोड़े बाल कम होने लगते हैं। आज हमारा प्रयास कहीं न कहीं पूरे इस आंदोलन में ऐसे सभी अधिवक्ताओं को, ऐसे लोगों को जोड़ने का है, जो कहीं न कहीं रह जाते हैं, क्योंकि आरोप ये भी लगता है कि वकील साहिबान लोगों के बीच में गुटबाज़ी है। हम उस गुटबाज़ी को किसी को नहीं मानते और मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को लेकर कोई गुटबाज़ी है। हमने पूरी तरह-तरह से हम हर एक दिन छोड़कर इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे और तमाम अधिवक्ता साथी लोगों को बुलाते रहेंगे। दूसरा, केवल अधिवक्ताओं से नहीं, समाज के अन्य लोगों से भी इस मुद्दे पे बात करेंगे। हम धीरे-धीरे आप देखेंगे कि रोज़ बात होगी। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि सरस्वती और लक्ष्मी का आगमन होने पर कहा जाता है कि सिर पे बाल थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसा ही एक व्यक्तित्व तेज-तर्रार और जो हाथ में काम लेता है, उस काम को करने में इधर बीते दिनों में बड़ी तेज ख्याति से उभरता हुआ एक नाम आशु श्रोतिया एडवोकेट हमारे साथ हैं। मैं उनका कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आशु भाई, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे मौका दिया। मेन बात वो ही है जो वाजपेयी जी लास्ट में कह गए और जो बार बार आप भी रिवाइज कर रहे हैं एसपी सिंह बघेल जी के लिए, और उन्हें भी लेना चाहिए था मेरे ख्याल से इस वेबिनार में। उन्हें लेना जरूरी था क्योंकि वो भी कई धरने प्रदर्शनों में आके बैठे। और इसमें मेन बात यही आती है कि जब सरकार और सत्ता में जो भी पार्टी आती है वो एक तरीके से वकीलों के खिलाफ जो है जाकर बैठ जाती है अपोजिशन में। और ऊपर इन लोगों को मेरे ख्याल से ये है कि हमें केवल टिकट मिल जाए और कुछ नहीं है। ना मोदी जी के पास आपकी बात पहुंचा पाएंगे, पहले अखिलेश यादव जी से बात करते थे, अभी आप अखिलेश यादव जी से बात कर लो, आपके धरने प्रदर्शन में आ जाएंगे और सरकार बनने के बाद आप पे लाठीचार्ज करवा देंगे। भाजपा पहले भी लाठीचार्ज करवा चुकी है। और मेन बात यह है कि यहाँ का जो राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ साथ जो व्यक्ति हैं, उनके साथ साथ मेरा मानना तो यह भाई साहब कि जनता भी यहाँ की ज्यादा कमजोर है। वो भी अपने राजनीतिक पोस्ट पे जो लोग हैं यहाँ, एमएलए एमपी या मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उन पर एक दबाव नहीं बना पाती। मैंने देखा, आप ये देख लें, एयरपोर्ट नहीं आया। सबसे ज्यादा अगर कोई विदेशों से घूमने आता है तो आगरा में आता है, ताजमहल देखने आता है, एयरपोर्ट नहीं ला पाए आज तक आप। उसके बाद आपके पानी का जलस्तर की क्या पोजीशन है आप लोग बेहतर जानते हैं, पिछले 20 साल में वो बिल्कुल गिर गया। बैराज का कोई मतलब नहीं है, आजकल वो राजनीतिक स्टंट चल रहा है तो पीपे के पुल डाल देते हैं हर जगह की, पीपे के पुल बना दिए साहब, उससे वो करे। अब मेन मुद्दे पे आ जाए आप, हाई कोर्ट बेंच। हाई कोर्ट बेंच दो वहां है, मेन हाई कोर्ट है और एक लखनऊ पहुंच गई साहब, दोनों पूर्व में चली गई। इसका मतलब पूर्व का आदमी स्ट्रांग है। लखनऊ में क्या जरूरत थी जब 3 घंटे का रास्ता है वहां से? तो केवल राजनीतिक लोग, वहां के वकीलों की लॉबी स्ट्रांग, राजनीतिक लोगों की लॉबी स्ट्रांग। अब वहां पे जो है सीएम भी वहां से है और इधर जो है अब लाने की बात आती है तो वहां का ये मानना होता है कि भाई वहां का धंधा चौपट हो जाएगा तो वहां पे आंदोलन शुरू। इधर मेरठ कहता है मेरे पे। अब मेरठ एक कोने में पड़ता है तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो 200 किलोमीटर का जो पैरामीटर है, जिस हिसाब से जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लगी थी, तो उसमें आगरा ही फिट बैठता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हर तरीके से, मतलब होटल्स में ले लें आप, वैसे व्यवसाय ले लें, यहाँ पर बनानी चाहिए थी। लेकिन अब जो है बनाने का ही कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं किस लेवल पे राजनीतिक लोग बैक फुट पे चले जाते हैं। वकीलों में भी एक जो आप कह रहे थे पवन सिंह भाई साहब की जो बात आती है, वकील भी आंदोलन कर करके थक चुका है और अपनी ही चीज को मांग रहा है। आज भी हाईकोर्ट बेंच में जहाँ जस्टिस बैठते थे, मेन थी यहाँ पर, तो वो आज भी बिल्डिंग है अपने पास, लेकिन मांग मांग के थक गए, कई स्वर्ग से धार गए। अब हम लोग भी आए, हमने भी युवा संघर्ष समिति बनाई थी 2013 में, काफी संघर्ष किया। कितना यहाँ पे बंद रखे वकील, ये तो सरकार को खुद देखना चाहिए। ऊपर इतने जस्टिस बैठे हैं, वो अपने में लगे रहते हैं कि 6 महीने की जस्टिस से पड़ी है
तो मैं क्यों भाई किसी भी उसमें विवाद की स्थिति में आऊं, वो अपना इसलिए पल्लड़ा झाड़ते हैं कि मैं क्यों रिपोर्ट लगाऊं। वो पेंडिंग में पड़ा रहता है धीरे 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 मामला, और वो फिर सरकारें बदलती हैं तो इलेक्शन हो जाने दीजिए, अब हमारी सरकार आएगी तो हम दिखवाएंगे और आपकी मदद करेंगे, और साहब यहाँ तो बननी चाहिए और कायदे से बननी चाहिए। तीनों चीजें यहाँ के लिए वो थी कि एयरपोर्ट बन जाए, बैराज और फिर हाई कोर्ट बेंच। ये तीनों में से आज तक हम असफल रहे हैं 20-22-25 साल से। जो है बैराज की भी बहुत जरूरत है, वो भी नहीं ले पाए, एयरपोर्ट भी नहीं ले पाए और हाई कोर्ट भी अंततः कहीं नहीं मिलता, जबकि जगह वगैरह हमारे पास सब है। दुर्गविजय सिंह भैया जैसे लोग हार्ट की सर्जरी कराया है भाई साहब, तो हेमंत भाई ने भी अब 25 साल होने को आए, इन्होंने जो है पूरा योगदान दे दिया, भैया की सर्जरी हो गई है। भैया से आप बात करेंगे वहां जाके जाड़े में, वहां वो गटर और सीवर का पानी की बौछारें डालते हैं साहब वकीलों को। 3-3 दिन तो बदबू नहीं गई भैये के शरीर से। भैये ने आंदोलन किया बैरिकेटिंग पे चढ़ के, हम लोग तो युवा थे सब साथ में पीछे थे, भैये के निर्देशों का पालन कर रहे थे। हेमंत भारद्वाज भी बड़े भाई हैं, इन्होंने भी काफी वो किया। कितना करेगा वकील, कितना अपना वकालत छोड़े, 6-6 महीने स्ट्राइक्स होती है उनसे। जो नया बच्चा आया है या जो पारिवारिक बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, वो रोटी को मोहताज हो जाता है। प्लस जिन लोगों के मुकदमे हैं, जिन लोगों को लड़ने हैं, वो लोग वकीलों के खिलाफ हो जाते हैं। हम ही लोग आपस में वकील चेंज होने लग जाते हैं कि साहब अब ये वकील नहीं तो ये कर ले। तो बड़ी एक मतलब आप ये समझ लें 15 दिन बाद ही आंदोलन की दम तोड़ने वाली स्थिति आ जाती है पवन सिंह जी भाई साहब। तो इसमें राजनीतिक लोगों को अब हस्तक्षेप करके और इस चैप्टर को क्लोज करवाना चाहिए किसी भी लेवल से। बहुत लंबा अरसा हो गया, 55-56 साल हो गए लड़ते लड़ते। अब एक समय होता है, एक उम्र होती है, उसके बाद फिर कितने लोग। अब तो ये मान लिया आगरा के अधिवक्ताओं ने और लोगों ने कि अब हमें तीनों में से कोई चीज मिलनी ही नहीं है, तो छोड़ दें आप। तो मेरा तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से ताजमहल को भी उठा के कहीं दिल्ली विल्ली शिफ्ट कर दें, कुछ होता हो इनका सिस्टम तो ले जाए जमुना के किनारे से, तो ये भी खत्म हो मामला। जो एक ये लोग वगैरह जी आशु भाई आपने ठीक कहा, लेकिन मैं वकीली पीड़ित नहीं है साहब, पर्यटन वाले पीड़ित है, मतलब और होटल लाइन पीड़ित है, रेस्टोरेंट लाइन पीड़ित है, टैक्सी वाला पीड़ित है, सभी पीड़ित है। आगरा में व्यवसाय के नाम पे बचा क्या जब से ताजमहल आया? आप मुझे ये बताएं कि ताजमहल आने के बाद मतलब जब से ये वो आया एनजीटी वगैरह की साहब प्रदूषण नहीं होगा, ये वो भट्टे चले गए, लेबर चली गई, फैक्ट्रियां, टैनरी सब, मतलब जैसे कहते हैं एक टाइम था जब संजय गांधी कह रहे थे कि राजधानी बनाएंगे ऐसे हरियाणा और यूपी की, और उसके बाद आज ये स्थिति है कि वो राजधानी तो छोड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अपनी टूटी फूटी जैसे भी चल रही है। अब आप बेहतर जानते हैं क्या स्थिति है। आशु भाई ठीक कहा आपने, आपकी बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन मुझे ये लगा कि जहां तक मैं आपको जानता हूँ, और अधिवक्ता का जो बेसिक नेचर होता है बड़ा आशावादी होता है, तो आप आशा तो है ही, तभी तो बैठे हुए भाई साहब आपके निमंत्रण पे। और आप जब आशावादी है तो अभी हम तो बने रहेंगे। लेकिन एक जो बुजुर्ग लोग हैं, अब जैसे वाजपेयी जी हैं, अब उन्हें भी इस वक्त आराम की जरूरत है, वो भी वेबिनार में शामिल हुए। अब कब तक कौन आदमी, उन्होंने कितना पुराने पुराने किस्से बताए। अब आप देखें 70s से शुरू हुई लड़ाई, एक लड़ाई का अंत होना चाहिए। अब जैसे ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली सी लड़ाई हो गई मेरे ख्याल से, 49 से चल रही है, तो अब चल ही रही है। तो वो पोजीशन पे बैठे हुए सोलंकी जी ने अपना जीवन पूरा दे दिया, केडी शर्मा जी चले ही गए हमें छोड़ के बेचारे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आशु भाई मैं आता हूँ आपके पास, अभी दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं जरा भैया से पूछूंगा, भैया आपका ये आप कैसे देखते हैं, आपका आंदोलन इस समय कहाँ खड़ा है और क्या चीज की आवश्यकता है आपको, किस दिशा में बढ़नी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये चीज और हो जाए तो हमारा आंदोलन अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेगा? देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि अधिवक्ताओं ने अपने स्तर पर जितनी उनकी हैसियत थी उससे आगे बढ़कर के काम करके इस आंदोलन को चलाया। लेकिन जब तक जनता नहीं जुड़ेगी, और जनता जुड़ेगी जब जनता को यह एहसास होगा कि उसे न्याय की आवश्यकता है। आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दिल्ली में बौछारों तक को झेला है, गंदे पानी को झेला है, लाठियां खाई हैं, दीवानी कचहरी में वकीलों को डाल डाल के मारा है, 15-15 लोगों को फ्रैक्चर हुए थे, उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी थी। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से, देखिए बिल्कुल सही है कि मेरी बाईपास सर्जरी हो गई, उसके बावजूद भी अपनी हैसियत से ज्यादा आज भी इस आंदोलन में मैं लगा हुआ हूं।
मेरा अगर बलिदान होने पे आजादी में ये मिलता हो हाई कोर्ट बेंच, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। साथ ही साथ एक बात और बहुत स्पष्ट कर दूं कि आगरा को इन राजनेताओं ने भोगने का जगह मान लिया है कि यहां आओ और भोगो और चले जाओ। तो ये यहां सबसे एक दोष पैदा हो गया है और यहाँ की भैया जनता की स्थिति यह है। भैया एक सेकंड को आपको रोकूंगा भैया। जी भैया आप दुर्विजय सिंह भैया जी, आप मेरे ख्याल से कितने सीनियर राजनीति में है, ये सब जानते हैं। और न जाने कितने आंदोलन अलग अलग तरह के आपने उनको मंजिल तक पहुंचाया है। और जब भी आंदोलन शुरू किया मैंने आपकी बातें सुनी है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए हम सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमें ये जरूर है कि जो हमने आंदोलन करने का मन बनाया उस कार्य योजना पर हमें काम करना चाहिए। ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसा सशक्त जो जीवट वाला व्यक्ति बिल्कुल भी अपनी बाईपास सर्जरी का बहाना नहीं ले सकता है, क्योंकि मैं जिन दुर्विजय सिंह भैया को जानता हूँ वो जिस काम में हाथ डालते हैं उसको कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंचाते हैं। अभी जैसे आशुतोष कह रहे थे, अभी हेमंत भाई ने कहा, देवेंद्र जी ने कहा, देवेंद्र वाजपेयी जी ने कहा, अगर आप आपके पीछे और आप जैसे लोग जो आंदोलन में लगे हैं उनके ऊपर बड़ी निगाहें हैं, अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस आंदोलन से एक आम आदमी को क्या फायदा। जैसे आशुतोष जी ने बताया कि होटल में जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, थोड़ा इस लाइन पे भी आप बताइए, अगर 50-1 हजार आदमी रोज अगर यहाँ आएगा और 1000 रुपए भी खर्च करता है तो कितना फायदा हर उद्योग को क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि ये बातें जनता में जरूर जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वकील साहब लोगों का ही फायदा है या कुछ नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं मतलब जो है क्या बहुत स्पष्ट करूं इस बात को लेके कि जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसा कि यहाँ प्रदूषण नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें एमसी मेहता ने रिट कर दी कि यहाँ प्रदूषण होता है, ताजमहल की सुरक्षा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ताजमहल की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मत करो कि मतलब जो है क्या अभाव में जनता को ही मारना शुरू कर दो। ऐसा हो रहा है आज, तो मैं ये महसूस करता हूं। एक बात और बताऊं मैं आपको, 7 फरवरी सन 1915 को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन पीएम को दिया था जिसमें केवल 3 मांगे मांगी थी कि 3 मांगे हमारी हैं, इनका आप निराकरण कर दीजिए, पूरी आगरा जनता का विकास हो जाएगा। 18 ब्लॉकों में से 12 ब्लॉक डार्क घोषित हैं। किसान पानी के लिए तरसता है, खेतों में पानी लगाने के लिए। हमने कहा था कि आप बटेश्वर तक वृंदावन से यमुना की डिसिल्टिंग कर दीजिए, बोथ साइड कंक्रीट का नाला बना करके उसको सीवेज मतलब नाले बना दीजिए, डाउन स्ट्रीम में उसका सीवेज प्लांट लगा दीजिए। ये जो है क्या समस्याएं जो बहुत मामूली सी हैं जिनका निदान हो सकता है। इसी में स्टीमर चलेगा पानी में, जब अगर 15 फीट 20 फीट एट ए टाइम यमुना में पानी होगा उसका किसी भी तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। जमीन में पानी ऊपर आ जाएगा, किसान को पानी मिलेगा। आज 150-150 200 फुट पर समर की आवश्यकता नहीं है कि बोरिंग करना पड़े अगर वाटर लेवल ऊंचा हो जाएगा। दूसरी मांग थी कि फतेहपुर सीकरी पर डैम बना दीजिए। वहां भी कम से कम नहीं तो 50 गांव 40 गांव ऐसे हैं जो पानी के लिए तरसते हैं आज भी। तो डैम बनने से पानी ऊंचा हो जाएगा सर, स्वाभाविक है जनता को पानी मिलेगा। और तीसरा हाईकोर्ट बेंच दे दीजिए। ये 3 का निदान कर दीजिए, आगरा जय जयकार करेगा साहब। और पीएमओ ने वो पिटीशन दर्ज किया सर, क्या कारण है कि आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो मेरा एक निवेदन यह है, कल हम माननीय सांसद जी हैं वहां राजस्थान से, तो उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि कोई मुद्दा आपके सांसद वगैरह नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने नहीं उठा पा रहे हैं तो कह रहे मुझे दीजिए मैं उठाऊंगा। अब देखिए वो उठाएंगे, बेचारे मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन यह है कि ये सांसद जो हमसे वोट ले लेते हैं, ये एमएलए जो हमसे वोट ले लेते हैं, बड़े बड़े लुहावने जो है क्या वो देते हैं, यही माननीय एसपी सिंह बघेल साहब, यही राजकुमार जी, ये सब लोग जो है क्या मतलब बैरिकेडिंग को धक्का दे दे करके आगे बढ़ते थे कि पहुंचो आगे और हम हाईकोर्ट बेंच बनवाएंगे। आज कहां चला गया जी, तो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, लोगों को बोलना चाहिए ना, नहीं बोल रहे हैं। और जनता जिस दिन इनके कपड़े फाड़ने लगेगी, जनता का ये भय हो जाएगा कि जनता वोट नहीं देगी, तो स्वाभाविक रूप से कि इन्हें बोलेंगे, जनता के लिए बोलेंगे और जनता के लिए काम करेंगे सर। जनता को एकजुट करना पड़ेगा और ये आंदोलन हम जनता के बीच में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हेमंत जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हेमंत भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी सुनने में आया है कि आप लोग एक सांसद साहब हैं उनके थ्रू एक सवाल उठाना चाहते हैं।
तो इसमें ये क्या है, और क्या हमने आगरा के, मान लीजिए कि हमारे सांसद बघेल साहब तो मंत्री हैं स्वयं में, तो वो तो इस प्रश्न को नहीं उठा सकते, तो क्या हमने आगरा के जो सांसद हैं राजकुमार चाहर साहब और हरिद्वार दुबे साहब, और तीसरे हम माने तो कठेरिया साहब भी, भले ही इटावा से हो लेकिन उनका पूरा दखल आगरा की राजनीति में है, क्या हमने इन तीनों लोगों से संपर्क किया है कि क्या आप सवाल उठाएं, या आप नहीं उठा रहे हैं तो दूसरे उठाएं? इस विषय में आपकी राय क्या है? देखिए पवन जी, 2009 में मैं जाता हूं, जब सांसद कठेरिया जी यहाँ थे। 2009 में उन्होंने हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस आंदोलन में भाग लिया था, और हमने आदरणीय सामा जी को अध्यक्ष बनाते हुए और कठेरिया जी को सचिव बनाते हुए खंडपीठ आंदोलन चलाया था, आगरा जनमंच बना के। और वो आंदोलन इतना प्रगतिशील था कि ऐतिहासिक रूप से आगरा बंद रहा, ऐतिहासिक रूप से चक्का जाम रहा। उसके बाद जब वो मंत्री बने और उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद सरकार का इतना प्रेशर आया तो उनको बैकफुट पर जाना पड़ा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार जब मंत्री बनाती है या सांसद बन के जब जनता चुनती है तो उन पर अपनी हुकूमत करने लग जाती है। सरकार का, अगर सरकार ने मंत्री बनाया है तो उस मंत्री का कर्तव्य क्या है? उस मंत्रालय के अधीन आने वाले सारे कार्यों को, समस्याओं को सुलझाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आदरणीय बघेल जी हैं, उन्होंने अच्छे प्रयास किए, विधि मंत्री से भी मिलवाया, उनके सकारात्मक विचार भी थे, लेकिन इस दौरान इलाहाबाद कूद पड़ा, मेरठ कूद पड़ा। तो हमने सोचा कि क्योंकि सरकार के यहाँ जो नुमाइंदे हैं उन पर सरकार का प्रेशर है और ये हमारी बात को नहीं उठा सकते, तो हम इनसे पूछ तो सकते हैं। इसलिए हम सांसद हनुमान हैं, उनके पास गए और हमने कहा कि हमारा सवाल अगर यहाँ से चलेगा तो, क्योंकि विधि मंत्री राज्य से हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, आगरा से हैं, तो कम से कम वो जवाब तो देंगे हमें। तो हमें, अगर आप हमारे लिए लड़ नहीं सकते तो हमें जवाब तो दे सकते हैं। इस तर्क पर हमने ये कार्य किया और हम कल दिल्ली में मिलकर आए। तो इसी और एक और बात है, जब ये सरकार गरीब जनता की बात करती है, गरीब जनता को सुविधाएं दे रही है, खाना दे रही है, बच्चों के लिए शिक्षा दे रही है, तो गरीब जनता को सस्ता सुलभ न्याय क्यों नहीं देना चाहती? ये मेरा क्वेश्चन है, प्रश्न है केंद्र सरकार से। वो बताए कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिलेगा। अगर जनता न्याय नहीं पा सकती तो वो खाए पिए, इन सब चीजों से क्या सारा कुछ चल जाएगा? क्या व्यवस्थाएं कानून से विपरीत होकर चलेंगी? ये मेरा एक प्रश्न है केंद्र सरकार से। कि एक और बात, जब गरीब जनता की बात होती है, हाई कोर्ट अगर आगरा में बनता है, बेंच बनती है हाई कोर्ट की, तो हजारों लोग, जैसा कि आपने अभी कहा कि 1000 आदमी भी आगरा में आएगा, तो सबसे पहले जब वो ट्रेन से उतरेगा तो एक रिक्शा देखेगा कि एक रिक्शा, ऑटो, ओला मिले और वो हाई कोर्ट तक पहुंचे। सुबह ही सुबह जगेगा तो वो एक चाय वाले की दुकान देखेगा, ढाबा देखेगा कि वहां वो खाना, चाय पी ले, नाश्ता कर ले। तो अगर ये जनता को रोजगार भी देना चाहते हैं, आगरा की जनता को रोजगार नहीं मिलेगा इससे? गरीब जनता को रोजगार नहीं मिलेगा? क्या इन सवालों से सरकार अनभिज्ञ है? क्यों नहीं करना चाहती है वो काम जिससे कि गरीब जनता को रोजगार मिले? आगरा में पॉल्यूशन की वजह से भट्टे चले गए। आज मकान बनवा ले कोई गरीब आदमी, तो मैं समझता हूँ सबसे महंगा मकान अगर हिंदुस्तान में कहीं बनेगा तो वो आगरा में बनेगा। सारी चीजें चली गई, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। और हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में सारा कुछ ताजमहल के लिए चल रहा है। पॉल्यूशन नहीं हो सकता है? अरे हाई कोर्ट से कौन सा पॉल्यूशन होगा? जहां पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, आगरा में है, तो वहां ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे, मैं तो कहता हूँ ऐसी चीजें जरूर डेवलप होनी चाहिए जहां पॉल्यूशन के बिना लोगों को रोजगार मिले, गरीब जनता को रोजगार मिले। तो ये सारी व्यवस्थाओं से सरकार कैसे अपना मुंह मोड़ रही है? वर्षों हो गए। 2001 में अगर हम कहें तो यही सरकार थी, यही पुनरावृत्ति इस बार हमने की 20 नवंबर को जाके जेवर में। तब भी प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। हमने उस सभा में जाके मांग की कि हमारी मांग को सुनिए आप,
वहां लाठीचार्ज देती है सरकार। सरकार क्या राजतंत्र है या लोकतंत्र है? अगर हम अपनी मांग उठा रहे हैं, जिनको नॉलेज है पूरी, हम उनसे वहां दिल्ली में प्रदर्शन करके आए थे 22 सितंबर 2001 को, अपनी मांग जंतर मंतर पर गंदा पानी अपने ऊपर झेल कर आए थे, और उसके बाद हम प्रधानमंत्री की सभा में आके कहते हैं कि हमें बेंच के लिए, हम गांधीवादी तरीके से हम कह रहे हैं अपनी आवाज को, अगर सभा में कहेंगे तो एक नारे के तौर पर ही कहेंगे, दूसरे दिन लाठीचार्ज कराते। तो ये सारी विडंबना है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके बोझ से केंद्र में और राज्य में सरकारें जाती हैं, और जो आज बैठी हुई हैं। आगरा से जो राजनीतिक सपोर्ट है, सारे के सारे विधायक दे दिए हमने, आपने मंत्री दे दिया, और मंत्री के लिए कह दिया कि आप इस क्षेत्र की जनता के लिए बोलेंगे नहीं। जो 1956, जैसा आपने कहा 1956 से चला आ रहा है, सर्वविदित है, सरकार जानती है, हेमंत जी, रक्षा मंत्री जानते हैं, हेमंत जी, मुख्यमंत्री जी। हेमंत जी, मैं अभी फिर आपके पास आऊंगा, भैया के पास जा रहा हूँ सवाल पूछने के लिए, और फिर आशु भाई के लिए भी मेरे पास कुछ प्रश्न है, और मैं स्टूडियो से भी जानना चाहूंगा हमसे कोई और अतिथि अगर जुड़े हो। जब तक मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आप जो भी कमेंट कर रहे हैं वो पूरे स्क्रीन पे दिखाया जाता है। आप अगर कोई अच्छा चाहे पक्ष में विपक्ष में अगर अच्छी भाषा में कोई कमेंट लिखते हैं तो उसको बराबर पूरे उस पर नीचे दिखाया जा रहा है। आपका उसके लिए स्वागत है। अब हमारे बीच में एक सोलंकी साहब हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं सोलंकी साहब, इससे पहले आप अपनी बात रखें, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ अरुण सोलंकी साहब से। सोलंकी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे ये जो मेरे पास जो रिपोर्ट है, क्योंकि हमारे पास ताज न्यूज एक ऐसा चैनल है, आप देख रहे हैं, इसमें कोई विज्ञापन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास से हमारी कलम में घुंघरू नहीं बंधे, हम बाध्य नहीं है हम किसी की बात करें। हम अपने दिल की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, जिससे शहर की बेहतरी हो। मेरा आपसे ये पूछना है कि बहुत सारे लोग जो सत्ताधारी पक्ष के या विचारधारा के वकील साहब लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई अगर हम आते हैं तो ये पार्टी लाइन के खिलाफ हो जाता है, या कुछ 19-20 बातें होती हैं। तो ये कहाँ तक उचित है कि, या आप क्या सोचते हैं कि हमें उन्हें इतना फ्रीडम नहीं देना चाहिए कि वो भी आके इस मांग को जनता यानी राजनीतिक से हटके इस शहर की अर्थव्यवस्था और इस शहर की सेहत के लिए इसमें हमें जुटना चाहिए और जुड़ना चाहिए, और इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? देखिए पवन भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया कि राजनीतिक दलों के लोग और बड़े कद्दावर नेता जो मंत्री भी हो जाते हैं, वो उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आंदोलन में अपनी सहभागिता नहीं देते, और जब विपक्ष में होते हैं तो हमारे कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन में सहभागिता करते हैं। इसका मेरे लिहाज से तो एक ही कारण है कि उनका कद इतना और उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो अपने सरकार के समक्ष खड़े होकर के और अपने वरिष्ठ नेताओं से ये कह सकें कि हाई कोर्ट की बेंच आगरा में बनाइए। उन्हें इस बात का भय रहता है, डर रहता है कि अगर उन्होंने उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई इस तरह का बात कही तो उनको आगामी चुनाव में न तो टिकट दिया जाएगा और न जो पार्टी में उनका स्टेटस है, जिस ओहदे पर है, वो उन्हें प्राप्त होगा। तो जो हमारे, चाहे कांग्रेस का लीडर ले ले, चाहे लोकदल का ले लो, चाहे बीजेपी का हमारे साथी हों, उन सभी की यही परेशानी है कि वो इस कद के नहीं है कि प्रधानमंत्री और अपनी पार्टी में उनका वो स्तर हो कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो फिर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब मसलन मैं कठेरिया साहब की बात कहूंगा। रमाशंकर कठेरिया साहब जब मंत्री बनने से पहले हमारे हर मीटिंग में दीवानी में आते थे। मैं सोलंकी जी आपको बता दूं थोड़ा, आज माननीय भाई का रामशंकर कठेरिया जी की माता जी का निधन हो गया है, आज सुबह हुआ है। तो ये उनके लिए थोड़ा और सबके लिए कष्ट की बात है, जब माता हमसे जाती है, दूर जाती है। मैं तो मेरा ये था कि आज की चर्चा में अगर हम उनका
मैं हाईकोर्ट बेंच एक्शन कमेटी की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से शोक श्रद्धांजलि उनकी मां के लिए मैं प्रेषित करता हूं और उनके लिए शोक संवेदनाएं। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए हमारे डॉक्टर बघेल, एसपी सिंह बघेल ने भी गिरफ्तारी दी, आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब जब वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हो गए तो वो बयान देते हैं कि अगर चीफ जस्टिस ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ने अगर रिकमेंड कर दिया तो हम उच्च न्यायालय खंडपीठ आगरा में बना देंगे। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बयान था। न चीफ जस्टिस उसको रिकमेंड करेगा, न उन्हें बनाने की मोहलत उठानी पड़ेगी। जबकि जो आयोग की रिपोर्ट है, जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट है, उसमें स्वयं इस बात को लिखा है कि सरकार कानून बनाए उच्च न्यायालय खंडपीठ के लिए। तो इसमें जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और स्टेट के असेंबली की कोई रिकमेंडेशन की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि 1981 में एनडी तिवारी की कैबिनेट ने हमें रिकमेंड कर दिया। जब रिकमेंड कर दिया एक प्रस्ताव, तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के लिए वो बाध्यकारी होता है। पश्चातवर्ती सरकारों को पूर्ववर्ती सरकार का वो प्रस्ताव लागू होता है। तो सरकार की बात तो रही नहीं। जब आयोग ने ये खुद ही मैंडेट दे दिया कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए और उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित करे, तो ये केंद्र सरकार के जुरिडिक्शन में है कि पार्लियामेंट में वह कानून ला करके उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करे। अब प्रश्न उठता है कि खंडपीठ स्थापित अगर नहीं करती है तो कैसे करेगी? तो एक ही माध्यम है और एक ही तरीका है कि आगरा की जनता, आगरा के समस्त राजनीतिक दल और अधिवक्ता, छात्र, विश्वविद्यालय के जो हमारे अध्यापकों की जो यूनियन है, लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियंस हैं, स्टेट एम्प्लॉयज यूनियंस हैं, उन सबको उठ करके आगामी चुनाव से पहले आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जब तक ये रास्ता अख्तियार नहीं करते, आंदोलन के रास्ते पर नहीं आते, सांसदों के पीछे से कोई काम करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट एंड लॉ मिनिस्टर जस्टिस एसपी सिंह बघेल हैं, हम उनका घेराव करें, हम उन्हें बेबस करें कि उच्च न्यायालय खंडपीठ बनाइए, नहीं तो आप रेजिग्नेशन दीजिए। जब तक ये हालात पैदा नहीं किए जाएंगे, उच्च न्यायालय खंडपीठ बनने की कोई भी बात हमें नहीं दिखाई देती। तो लंकी साहब, मैं अभी आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं आशुतोष श्रोतिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज द हाई टाइम, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। जब लोहा गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। आज हालात ऐसे हैं कि केंद्र और प्रदेश में दोनों में बीजेपी की सरकार है। आने वाला चुनाव सरकार के लिए बहुत बड़ी ऐसा अवसर कि हम अगर उसमें प्रभाव करेंगे, अगर उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे, आगरा की जनता, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता, राजनीतिक दल, अधिवक्ता, तो केंद्र सरकार को विवश होकर के उच्च न्यायालय की खंडपीठ बनानी पड़ेगी। मैं आपके पास सोलंकी साहब आता हूं, लेकिन इतना आपको अपडेट कर दूं, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। श्रोतिया जी से बात कर लूं, दुर्विजय भैया से बात कर लूं और हेमंत भाई से बात कर लूं, फिर आपके पास आता हूं। लेकिन आपको इतना जरूर बता दूं, एक मेरे ज्योतिषी मित्र हैं, वो बता रहे थे कि आपने ठीक समय पे कार्यक्रम शुरू किया है। लोगों को जोड़िए, अभीष्ट के फल प्राप्ति, अभीष्ट फल प्राप्त होगा। तो आप ये मत कहिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही होगी और तुरंत होगी। आप निश्चिंत रहें, आपको और आपके आंदोलन को मेरी शुभकामनाएं हैं। आशुतोष श्रोतिया जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मेरे पास एक दर्शक ने मैसेज किया है कि ये आशुतोष जी से पूछिए। ये सवाल, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि हमने अक्सर देखा है कि जब गैस महंगी होती है तो अचानक लोग गैस का सिलेंडर लेके नेता लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगते हैं, अखबार में फोटो छपती है। प्याज महंगा होता है, सस्ता होता है, फिर अचानक प्याज की माला पहनने लगते हैं, चूड़ियां देने लगते हैं उसको, कि जो सत्ताधारी दल होता है, गैस का सिलेंडर लेके बैठ जाते हैं, सब तरह के प्रदर्शन होते हैं। लेकिन जब वही लोग सत्ता में आते हैं तो अचानक दूसरी तरफ मुंह करके निकल जाते हैं।
चाहे उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। और एक तरफ हम ये देखें कि हमने देखा है कि लग ही नहीं रहा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आया है पास तो थोड़ा सा सस्ता हुआ है, सुन रहे हैं अभी और ज्यादा सस्ता होगा। और तो और राज्य सरकारें लग गई है इस होड़ में कि सबसे सस्ता पेट्रोल हमारे यहाँ मिलता है। तो क्या आप समझते हो उधर कृषि कानून भी वापस हो गए? एक ऐसी सरकार जिसने शायद कोई कानून इससे पहले वापस नहीं किया, बड़ी दृढ़ सरकार मानी जाती है इस मामले में कि जो उसने कह दिया या जिसको मूवमेंट में ले लिया वो नहीं हुआ। हाँ, हालांकि भूमि अधिग्रहण का जो ऑर्डिनेंस ये लाए थे उसे उन्होंने दोबारा प्रेस नहीं किया, लेकिन कानून पे नहीं किया, केवल कृषि कानून वापस किए, जनता का दबाव था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इससे कुछ बताइए कि ये जो राजनेताओं का चरित्र है या उनका जो ये आचरण है, विपक्ष में कुछ और होता है। जैसे पिछली बार अमीर अहमद साहब बता रहे थे कि मुलायम सिंह जी जब विपक्ष के नेता थे और दीवानी में आके उन्होंने वहां पर कॉपी पे रजिस्टर पे लिख के गए थे कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो यह बैंक मिलेगी। लेकिन जब वो सरकार में चले गए तो उन्होंने ये कहा भाई अब तो मैं पूरी यूपी का नेता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश में भी एक जैसा है, वो तो विपक्ष की बात थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे और इसका तोड़ क्या है? क्योंकि आप लोगों के पास, आप लोग अधिवक्ता है, कोई एक रूलिंग निकालता है तो दूसरा उसका तोड़ निकालता है, आखिर आप लोगों के पास इसका भी तो तोड़ होना चाहिए। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ये प्याज वाली और पेट्रोल वाली बात है, ये तो हर घर में बटेंगे। ये नहीं होगा कि आगरा में तो पेट्रोल सस्ता होगा और मेरठ में महंगा। तो बेंच जब भी बनेंगी तो एक जगह बननी है, तो लड़ाई में डिस्प्यूट में जाना नहीं चाह रहे। वो आगरा वालों को भी सादे रहना चाहते हैं और मेरठ वालों को भी। और जैसे कि पहले ही कहा कि राजनीतिक जो है यहाँ की पृष्ठभूमि वो हमारी बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा कमजोर, मतलब जैसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल निम्न श्रेणी पे आ जाए आप, लास्ट वाली पे। तो दूसरा ये जो राजनीतिक बैकग्राउंड, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो लोग आते हैं बेचारे वो अपना फूक चुके होते हैं 10-5 करोड़ रुपए, तो वो उसमें लगते हैं। क्योंकि मैंने देखा जो पूर्वांचल के नेता आते हैं वो बिल्कुल जमीनी नेता होते हैं। हमारे यहाँ जमीनी नेताओं की कमी है। हमारे यहाँ जोड़ तोड़ वाला सिस्टम ज्यादा है। उस जोड़ तोड़ के तहत बन जाते हैं और फिर क्योंकि वो जोड़ तोड़ में जो एनर्जी और जो पैसा जाता है वो उससे जो है अर्न करने में ज्यादा फोकस कर लेते हैं। बाकायदा इसमें कि डिस्प्यूट पड़ जाए किसी भी प्रकार का कि भाई हमारी टिकट पे ही बात आ जाए। अब यही जो बार बार कह रहे हैं सोलंकी साहब कि एसपी सिंह बघेल साहब का घेराव करें और उन्हें विवश करें कि वो अपना रिजाइन दें, उन्हें लेना ही नहीं चाहिए थी ये पोस्ट। जब आगरा में बैठे थे, अपना फायदा है तो वो पोस्ट तो ले ली और आगरा के हित में आप कुछ करेंगे नहीं। अगर आप बात की जाए तो किया क्या इन लोगों ने, सब नहीं देख लें आप, चाहे कठेरिया साहब हो, जैसे सोलंकी साहब ने कहा, वो भी आगे धरने में बैठते थे, बोले हमारी सरकार बन जाने। वो SC/ST के आयोग के चेयरमैन तक रह लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। बघेल साहब ने कुछ नहीं किया। राजकुमार चार साहब अपना बड़ी मुश्किलों से बेचारे इतने टाइम बाद सांसद बने। अब वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये आंदोलन क्या है, कितना पुराना है, प्लस वो ग्रामीण अंचल से। इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो मेरठ वाली लॉबी वैसे स्ट्रांग पड़ती है राजनीतिक, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट हमारे पक्ष में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कसम में चली जाती है। और राजनीतिक जो है बात की जाए अगर वादों की, तो उसमें तो आप सब महारथी हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक लोग प्रलोभन देके अपने कराते और फिर निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, इनके आगरा में घुसने पे रोक लगा देनी चाहिए कोर्ट्स में, और जितने ये आते हैं सरेंडर करते हैं तो इन्हें कटघरों में खड़ा करना चाहिए आगरा के अदालतों में बने जितने ये, चाहे पहले वाले MP साहब आते हैं या अब वाले आते हैं, तो इन्हें मालूम पड़े कि वकीलों की कितनी पावर है। और अधिकारी से स्पेशली एक हमारे यहाँ नौटियाल साहब हुआ करते थे, वो कटघरे में खड़ा करते थे राजनीतिक लोगों को, अंदर जो है उन्होंने कई मिनिस्टर वगैरह अंदर खड़े किए, तब इन्हें मालूम पड़े कि वकीलों की क्या स्थिति है। लेकिन वकील उन्हें बाहर बेल दिलाते हैं और चले जाते हैं। और एक पोस्टर्स और बैनर लगने चाहिए हमारे यहाँ कि फलाने आदमी ने ये वादा किया था, और वो वकील अपनी फेसबुक के माध्यम से, जैसे आपने कहा कि मुलायम सिंह जी कह के गए और रजिस्टर पे लिख के गए, एक्चुअल में हमारे बार के रजिस्टर पे लिख के गए थे, लेकिन बाद में कह दिया भाई अब लड़का है इस बार CM, तो अब क्या करें, वो देख रहा है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ मुगल में भी बात हुई थी जब CM थे, धर्मेश यादव जी भी जिंदा थी उस वक्त, वो भी पहुंची थी, सोलंकी साहब भी पहुंचे थे, KD शर्मा साहब भी पहुंचे थे, सभी पहुंचे थे। तो वो अपना वही कि नहीं साहब अभी देखेंगे, बस देखेंगे में 56 साल निकाल दिए। और जो आप मेन बात कह रहे थे कि 1000 आदमी नहीं आएगा आगरा में। अगर हाईकोर्ट बेंच खुलती है तो 50,000 आदमी
पड़ा रहता है आगरा में। मतलब आप अगर आप इलाहाबाद की बात करें, आशुतोष भाई, हाँ जी, आशुतोष भाई, मैंने 50,000 आदमी कहा था, और ये कहा था 50,000 आदमी अगर मुकदमा लड़ने यहाँ पड़ा रहेगा तो 1,000 रुपए रोज खर्च तो होगा ही उसका, कम से कम, अच्छा, चाहे वो हाँ। कैसे भी किसी भी स्थिति में हो। वो इस हिसाब से आगरा की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंचेगी सही मायनों में, तभी तो आत्मनिर्भर होगा। अभी अर्थव्यवस्था अपनी तो बना ले, ये राजनीतिक लोग फिर हमारी आपके लिए सोचेंगे, इनका अपने ही नहीं। हमने तो सुना है कई कोठियों में यहाँ के राजनीतिक लोगों ने जो है अभी मौजूदा जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है, कई पुराने वालों ने कर रखा है। ये अपने ही घर नहीं साहब वो कर पा रहे हैं, ये कहाँ हाईकोर्ट वगैरह, वो अलग पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, अलग बैकग्राउंड के। आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं। ये मैं तो मैं जैसे आपके मैं आपके पास आशुतोष जी फिर आऊंगा। आप कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते, आप बेबाक हैं, नहीं, अधिवक्ता हम लोग हैं, लोग, निडर आपने होते हैं। कहा ना कि अधिवक्ता हो, आप लोगों को ज्यादा जानकारी रहती है, तो हमें मालूम है कि अपने ही लोगों के साथ क्या अत्याचार करवाए और उनके मकानों पे बैठ गए। क्या कर जी, सकते हैं इन लोगों का, ये क्या करेंगे मैं अधिवक्ताओं के लिए जो अपने ही घर की रोटी नहीं सही कर पा रहे। जी ये तो वो मैं है भैया के पास आता हूँ। हाँ जी, श्योर। भैया, आपसे मेरा एक प्रश्न था। आप तो बहुत आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा रहे हैं, अब बहुत अनुभव है। शायद आपको 91 का आंदोलन ध्यान होगा, उस आंदोलन का नाम तो नहीं होगा। हमने देखा है आपको, महावीर भाई से लिए दिए काफी लोग उसमें सब लोग जुड़े थे, और कैसे कम लोगों में किस शक्ति से उस आंदोलन को कहां तक आपने और आपकी टीम ने पहुंचा दिया था। अब ऐसा क्या चाहिए आपको, क्या जरूरत है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज के विभिन्न तबकों से अपने दीवानी या जो अधिवक्ता लोग हैं इन्हें आपसी ईगो को थोड़े दिनों तक, जैसे घर जाके या कोर्ट से निकलने के बाद कोर्ट को थोड़ी देर के लिए टांग देते हैं, वैसे ही आपसी मतभेद या मनभेद जो भी कुछ है उसको थोड़ी देर अलग रख के समाज के अलग अलग तबकों को चाय पर बुलाना चाहिए एक जगह, उनसे बात करनी चाहिए बजाय, क्योंकि एक बात तो तय है कि अकेला चना तो कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलके ही। और जब तक हम ये स्टेब्लिश ना कर दें कि ये आंदोलन तो सबका है और सबका ही लाभ है, तो क्या सोचते हैं इस बारे में, या क्या पहल कर रहे हैं इसमें आप? लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि आम अधिवक्ता भी अब बिल्कुल थक चुका है, सिर्फ इस वजह से कि वो ये सोचता है कि कुछ मिलने वाला नहीं है, और आपका वो अपनी चेहरा रोज कटरा, थोड़ा कैमरा नीचे हो गया है आपका, उसे थोड़ा सा हाँ ऊपर कर लें तो चेहरा दिखेगा जी। बहुत जी बढ़िया, थैंक यू अच्छा। जी। तो वो अपनी रोजी रोटी में लग जाता है। वो सोचता है कि मैं मतलब जो है क्या भाई, रोजाना की मजदूरी है ये एक तरीके से ही वकालत। जैसे सुबह फावड़ा लेके आदमी निकलता है तो वो अपना काम करता है और उसे शाम को पैसे मिलते हैं, उससे अपनी रोजी रोटी चलाता है। इसी तरह से अधिवक्ता की स्थिति हो गई। अधिवक्ता का जितना पैसे में जो गिरावट आई है उसका कारण भी यही है। आज वो स्थिति नहीं है कि अधिवक्ता अपने यहाँ 50 लोगों को चाय पे बुला करके उन्हें कन्विंस करने का काम करे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे अधिवक्ता इसमें जुड़े हुए हैं और बेचारे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि जनता जब तक नहीं जुड़ेगी, जनता जब तक अपनी आंखें नहीं दिखाएगी इन राजनेताओं को, ये राजनेता किसी हालत में मानने वाले नहीं है। जब इन्हें लगेगा कि इन्हें वोट नहीं मिलेगा, जब इन्हें लगेगा कि हम सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाएंगे, असेंबली में नहीं पहुंच पाएंगे, तब ये एकजुट होकर के फिर कहेंगे कि साहब हाँ सब खोल देते हो। एक बात और बता दूं आपको, ये पर्यटन का व्यवसाय भैया से हमारा संपर्क कट गया है और उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं जब तक हेमंत भाई पे चलता हूँ। हेमंत भाई, अब कार्यक्रम का समय है, उसमें अब आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, और आगरा की जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्या सहयोग मांगते हैं? तो इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दे दूं कि आपने ये मुहिम छेड़ी है। ये निश्चित ही इस आंदोलन के लिए ही नहीं, आगरा के जनमानस के लिए आगे मील का पत्थर साबित होगी अगर हमारे प्रयास सफल रहते हैं तो। आगरा की जी जनता ने हमेशा इस आंदोलन का साथ दिया है। जब जब हमने आह्वान किया तब तब जनता जुड़ी है। बाजार बंद किए हैं, कमेटियों ने दीवानी में आकर अपने समर्थन दिए हैं। जो शहर के पार्षद हैं उन्होंने अपने सदन में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार कानून को ही नहीं मानेगी, विधान को नहीं मानेगी, व्यवस्थाओं को नहीं मानेगी,
तो क्या हम ये मान लें कि हमने एक कुंभकर्णीय नीति होने वाली सरकार चुन ली है? जनता को क्यों सड़क पर आना चाहिए? इसलिए कि उन्होंने सड़क पर आकर वोट मांगा था जनता से। जनता को क्या जरूरत पड़ रही है कि वो आए? सरकार का क्या दायित्व बनता है? आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट में विधि मंत्री दे दिए। क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है कि वो देखे कि विधि मंत्री हमारा क्या काम कर रहा है, वहां की क्या समस्याएं हैं? सरकार इसलिए थोड़ी बनाई है कि आप सरकार बना दी और आप कुंभकर्ण की नींद सो जाइए और जो क्षेत्रीय समस्याएं उनको लेकर जनता रोड पर आए, हजारों साल सैकड़ों साल आंदोलन करे, तब एक प्रस्ताव पारित हो। 1956 के बाद 81 में आके वो आयोग गठित हुआ और आयोग में जो लोग थे वो इतने इंटेलिजेंट और वरिष्ठ लोग थे कि शायद वर्तमान सरकार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। क्या कर रही है ये सरकार? अपने इस मंत्रालय में ऐसे योग्य व्यक्तियों की इनके यहाँ कमी क्यों है? किसे ढूंढती है? ये उन्हें ढूंढती है जो इनके इशारे पर चल सके, जो क्षेत्रीय समस्याओं की बात नहीं करे, केंद्र सरकार के हितों की बात करे, वोट की बात करे। ऐसे इनको नेता चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जनता रोड पर आए, अरे जनता रोड पर तो आ जाएगी, लेकिन आप सुनेंगे लाठीचार्ज दे दिया 2001 में। जनता आई तो 5000 से अधिक जनमानस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया 22 सितंबर को, 3 दिन पहले। उससे कुपित होकर और जब हमने मांग अटल बिहारी जी के उसमें उठाई तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। ये जनता के आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया इसी वर्तमान सरकार ने, जब ये सूद में थी। तो ये सारी चीजें जनता के लिए, जनता तो आज भी रोड पर आने को तैयार है। सुने तो सही, जब ये सुनेंगे ही नहीं तो जनता क्या करे? हम लोग तो अभी लगे हुए हैं, अभी हमने पार्षदों को बुलाया है 8 तारीख को, उसके बाद सामाजिक संगठनों को बुलाएंगे, व्यापारिक संगठनों को बुलाएंगे, सबको फिर एक बार जोड़ने के लिए तैयार है और फिर हम दिल्ली के लिए कूच करने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये अगर 2001 की गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आगे चुनाव आ रहा है 2022 का। हम खंडपीठ आंदोलन के कार्य को छोड़कर हम इसमें लग जाएंगे कि प्रदेश सरकार में वर्तमान सरकार को हम ये बताएं कि जो सरकार जनमानस की आवाज को नहीं सुनती, जो जनता के सस्ता सुलभ न्याय नहीं दे सकती है, उस सरकार का उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं। हम चलाएंगे, हम अपना रथ आगे बंद करने के लिए नहीं चलाएंगे, करने के लिए हम ये बताएंगे कि प्रदेश में अगर जनमानस की बात नहीं सुनी जाएगी तो वही सरकार यहाँ चलेगी जो जनता की समस्याओं को सुनेगी, वही नेता चुना जाएगा जो जनमानस की, आम अधिवक्ताओं की, आम बातकारियों की, आम अधिवक्ताओं की, आम जनता की बात सुने। ऐसा मेरा अपना भी विचार है, क्योंकि अब हम एक मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, कब तक न्यायालय को बंद करें? हम तो कहते हैं कि हम जनता सरकार से हिसाब मांगना चाहते हैं कि 1986 से लेकर अब तक हमने कितनी बार हड़ताल की होगी, कितनी बार न्यायिक कार्य बंद किया होगा, उसका हिसाब दे सरकार कि न्याय में व्यवधान डालने का जो दायित्व है, जो उत्तरदायित्व है, वो किसका है? सरकार का है। अगर हमारी मांग मान लेती, वैधानिक प्रक्रिया, हमारी तो कोई मांग ही नहीं है। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट है आपके पास में, आपने आयोग बनाया, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं न्याय व्यवस्था के लिए। कहते हैं अरे न्याय व्यवस्था को चलाने वाला कौन है? आप उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं। विधि मंत्री हमारे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई इलाहाबाद में जाओ तो वहां पर फीस इतनी है, सुप्रीम कोर्ट में फीस इतनी है। अरे फीस इतनी है, आप विधि मंत्री बने हुए बैठे हैं, इस व्यवस्था को सुधारने का दायित्व किसका? आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समाधान करना चाहिए, आप सवाल कर रहे हैं। और जहां तक वोट की राजनीति की बात है तो इलाहाबाद में 40% से ज्यादा अधिवक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। अगर ये बेंच बंद की घोषणा करते हैं तो इनको फायदा ही होगा। ये चर्चा तो करें, विधि मंत्री से बात करने के लिए हम जो 1 महीने से वो थे और विधि मंत्री आगरा में आए, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया इलाहाबाद द्वारा। अरे बुलाइए ना सबको, आप बुलाकर बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? डरते हैं आप कि हमारा वोट खराब नहीं हो जाए। और अब वोट खराब करने की बात है तो हम आंदोलन के माध्यम से निश्चित ही वोट ही खराब करेंगे प्रदेश सरकार का। 22 में, फिर 24 में देखेंगे।
जी हेमंत हमारे पास भाई, तो ऑप्शन है। हेमंत भाई, ये हमारी चर्चा तो एक दिन छोड़कर लगातार चलती चलती रहेगी, और जो लोग इसमें, हम सभी लोगों को बुलाते रहेंगे। मैं इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में अंतिम बार वो अपने सोलंकी साहब के पास, अरुण सोलंकी साहब के पास जाना चाहूंगा कि वो आशुतोष जी के बारे में जो उन्होंने एक जो जोशीला वक्तव्य दिया है, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पवन भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हाई टाइम है कि हमारे जितने भी साथी आपके चैनल पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, उन सभी की राय से राय रखते हुए, एक राय होते हुए, हम अधिवक्तागण पिछले 50 सालों से इतनी कुर्बानी कर रहे हैं कि उसका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। खुद 2017 में हमने ज्ञापन दिया, हाई कोर्ट बेंच आगरा में बने, और उसके साथ यहाँ पर जमुना पर डैम बनाया जाए, एयरपोर्ट बनाया जाए, और हमारे खिलाफ 3 साथियों के खिलाफ कंटेम्प्ट चला। 10 महीने हमको बाहर रखा गया। हर 15 दिन, हर महीने हमको एक महीने में 3 बार इलाहाबाद जाना पड़ता था। फिर 25 लोगों पर कंटेम्प्ट चला। इसके बावजूद इस आंदोलन की अगुवाई इसलिए हम अधिवक्तागण कर रहे हैं। खुद मैं इस एक्शन कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूं कि 1000 वर्ग गिरें, 1000 आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। क्योंकि हम ये काम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता और आगरा के विकास और उत्थान के लिए कर रहे हैं। इसलिए कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े, हम इसको करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं, आगरा के बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहते हैं, आगरा के व्यापारियों से अपील करना चाहते हैं, अगर प्रतिदिन 50,000 उपभोक्ता जो यहाँ पर न्याय पाने के लिए आएगा, क्लाइंट्स, वो आगरा में पेठा भी खरीदेंगे, आगरा में जूता भी खरीदेंगे, आगरा में हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको भी देखने जाएंगे। रिक्शे वाले का, टेम्पू वाले का, सब सारे समाज के सारे जो वर्ग हैं उनको रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे, और आगरा का उत्थान होगा, आगरा का विकास होगा। इसीलिए हाईकोर्ट बेंच की जो लड़ाई है मात्र अधिवक्ताओं की नहीं है, ये आगरा के जनता के, आगरा के हर वर्ग के विकास से जुड़ी हुई है। आप देखिए, इलाहाबाद में कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक बैटरी टॉर्च फैक्ट्री के अलावा, जीप टॉर्च फैक्ट्री थी। उसके अलावा हाईकोर्ट बेंच की वजह से ही, वहां पर हाईकोर्ट की वजह से ही इलाहाबाद सरसब्ज है। यहाँ पर होटल जो बिजनेस है, अगर 50,000 अधिवक्ता, 50,000 यहाँ पर जो क्लाइंट्स आएंगे, रुकेंगे, तो वो होटल का जो व्यवसाय भी विकसित होगा, उसको भी लाभान्वित होना होगा। पत्थर का जो काम होता है, यहाँ से मूर्तियां हैं, वो भी लोग खरीद के ले जाएंगे। तो इस प्रकार आगरा का चौमुखी बहुमुखी विकास होगा। मैं यही जी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन भाजपा की जो केंद्र और प्रदेश में सरकारें हैं, वो ये समझ लें, इट इज ए क्लेरियन कॉल, कि अगर उन्होंने हाई कोर्ट बेंच की घोषणा नहीं की चुनाव से पहले, तो हाई कोर्ट बेंच अगर नहीं, तो आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को वोट नहीं। ये हमारा कॉल होगा। आगरा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक भी वोट भाजपा सरकार को न दो, ये हमारी अपील होगी। मैं यही जी कहना चाहता सोलंकी हूँ। साहब, और मैं दूसरों से, जो हमारे चैनल पर हमारे मित्र हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का घेराव करो, इन्हें घर से निकलने मन दो। चाहर साहब जो हमारे सांसद हैं, उनका घेराव करो, और उन्हें विवश करो कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ आगरा में बनाने के लिए आप पार्लियामेंट में आप लाएं, विधेयक लाएं, कानून लाएं, आपकी सरकार है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास ताजमहल है, हमें दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं है। हमने ओबामा का यहाँ पर आगमन रोक दिया था, और इसीलिए रोका था कि ताकि इंटरनेशनल न्यूज बने। हाई कोर्ट बेंच अगर आगरा में नहीं है, तो हम ओबामा को नहीं आने देंगे। हेमंत भारद्वाज मेरे यहाँ पर बैठे हैं चैनल पर,
ये मेरे साथ गए थे, हमने रेकी की थी ताजमहल की, और रेकी का परिणाम ये हुआ कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के चलते हुए ओबामा की यहाँ यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। तो दोस्तों, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, आगरा के अधिवक्ता संगठित हैं। मैं पवन भाई आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आगरा के सारे अधिवक्ता संगठित हैं। आगरा से लेकर के फिरोजाबाद से लेकर एटा से लेकर हाथरस और मथुरा और आगरा के समस्त तहसीलों के समस्त लोग इस मुद्दे पर एकताबद्ध हैं। एक कॉल पर आगरा में आ जाएंगे, एक कॉल पर दिल्ली में पहुंच जाएंगे, लेकिन वक्त आने दे बता देंगे तुझे हम आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो दोस्तों, हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, जैसा कि हमारे दुर्गुजय भाई ने कह रहे थे कि अगर बाईपास होने के बाद भी अगर उनको जरूरत पड़े तो प्राण देने के लिए तैयार हैं। प्राण देने की जरूरत नहीं है, संगठित होकर के एक एकताबद्ध आंदोलन चलाने की जरूरत है। आगरा की सड़कों को जाम कर दो, फिरोजाबाद की सड़कों को जाम कर दो, एटा मथुरा हाथरस की सड़कों को जाम कर दो। इन नेताओं को अपनी औकात समझ में आ जाएगी और हाईकोर्ट बेंच बनानी पड़ेगी। जी अरुण भाई, मैं आपकी जोशीली बातें आपने जो भी कही वो सुन रहा हूँ। मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, इस कार्यक्रम में अब 15 सेकंड में आप आखिरी बात जो कहना चाहें। उससे पहले मैं सोलंकी जी से भी कहूंगा, आप प्रोग्राम में अभी रहिएगा, क्योंकि मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण इशारों में जरूर कहूंगा। पहले श्रोतिया जी से सुन लें, उसके बाद फिर मैं कोई बात कहूंगा। आशुतोष जी कुछ कहना चाहे संक्षेप में, कुछ भी। संक्षेप में यही है कि वकीलों के साथ यहाँ की जनता, व्यापारी जो मेन है, और जितने भी ये आपके अध्यक्ष होते हैं, चाहे व्यापार मंडल के हों या जितनी भी एसोसिएशन हैं उनके, और खास तौर से नेता, भाजपा ने इतने सारे वर्ग बांट दिए हैं। मैंने देखा इस बार की संयोजक और ये इस तरीके से बहुत बड़ी एकजुटता की जरूरत है। जब सरकारें दबाव मानती हैं, जैसे एक बार वो आए थे कि उन्हें ग्वालियर से लौटाना पड़ा, आदिवासियों को घेर के लाए थे 10-12 साल के बाद, तो 1.5-2 लाख आदमी आया था। तो वो, अब हमारे पास भी व्यवस्थाएं नहीं है, अधिवक्ता कितना पैसा लगा दे। इस वक्त अधिवक्ता अपना ही जूझ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बघेल साहब को इस वक्त जो है बिल्कुल आगरा की जनता के साथ खड़ा होके और इस हाईकोर्ट को जो है यहाँ पर बनवाने में पूरा सहयोग करना चाहिए। और फिर उसके बाद आगरा की जनता ऐसा जवाब दे कि भैया आप चाहे किसी पार्टी से आओ चाहे नहीं आओ, अगर एसपी सिंह बघेल आगरा से चुनाव लड़े तो उन्हें जिता दो, या जो भी नेता राजकुमार चाहर इस तरीके से आए आगे निकल के, या रामशंकर कठेरिया आए, कोई भी इस तरीके के बड़े नेतृत्व की जरूरत है जो बिल्कुल अडिग होकर खुद ही बैठ जाए धरने पे, भैया हाईकोर्ट बेंच आगरा में दे देगा। मेरा मानना तो ये है, उसके बिना तो असफल। जी, आपने ठीक कहा आशुतोष भाई। मैं अभी आशुतोष भाई, हेमंत भाई और अरुण भाई, तीनों से ये कहना चाहूंगा। एक बात मैं इशारे में कह रहा हूँ, और जो एक आंदोलन की दिशा की जहाँ ले जानी चाहिए। अभी इस प्रोग्राम से पहले, करीब 2 घंटे पहले, मैं जयपुर हाउस मार्केट में एक कंचा नाम का एक व्यक्ति है, जो जिसका सैलून है बालों का और शेविंग वगैरह। मैं उसके पास गया, उसने मुझसे प्रश्न किया कि भाई साहब आप इतनी जल्दी दोबारा कैसे आ गए। मैंने कहा मेरा टीवी पे प्रोग्राम आता है बेटा, उसमें। तो बोला प्रोग्राम किस चीज का। मैंने कहा ये एक हाई कोर्ट की बेंच आ रही है, उस पर हम लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। तो उसने पूछा ये हाई कोर्ट है तो इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा। मैंने उससे ये कहा कि अभी तुमने कहा कि कामकाज हमारा कम चल रहा है, ये कम क्यों हो गया, तो जरा गौर से सुनिएगा। उसने कहा ये ज्वाला सिनेमा बंद हो गया, पहले ज्वाला सिनेमा चलता था, एक आध चीज और चलती थी, तो यहाँ ग्राहक बहुत आता। मैंने कहा अगर 50,000 आदमी यहाँ पर हमेशा पड़ा रहेगा तो क्या होगा, जब तेरा व्यापार बढ़ेगा। तो उसकी अचानक समझ में आई, कहता मेरा तो व्यापार जरूर बढ़ेगा। कोई भी आदमी अदालत में जाएगा, कहीं जाएगा, तैयार होके जाएगा, तो मेरे पास आएगा, मेरा काम बढ़ेगा। इसके बाद उसने मुझसे कहा मैं कार्यक्रम कैसे देख सकता हूँ, वो मैंने उसे समझाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी इस कार्यक्रम को देख रहा होगा। तो ऐसे छोटे छोटे आदमी जिन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें ये पता है कि कैसे हम अपने घर का, अपने लोगों का पेट पालें, जो कि आजकल मुसीबत है, कैसे व्यापार धंधे पालें। दूसरी बात, हम कतई हमारा जो चैनल है ना तो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में है और ना विरोध में है, और ना हम ये कहते हैं आप इसको वोट दो या ना दो।
क्योंकि मेरे मन में एक बात आती है, जो व्यक्ति, अगर जहां तक आप प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब की बात करते हैं, तो एक तो मैं पहले करेक्ट कर दूं कि यहाँ से 3 सांसद हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं तो हरिद्वार दुबे साहब को भूल जाते हैं, वो तो स्वयं में अधिवक्ता है। तो हरिद्वार दुबे साहब यहाँ से राज्यसभा के वो है, वो यही रहते हैं और खूब एक्टिव हैं, और उनकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत अच्छी खासी से है, पुराने शहर में सारे लोगों को वो जानते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो व्यक्ति 7-8 बार सांसद रह चुका हो, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब की बात कर रहा हूँ, जिसके साथ ये हो कि जब वो एक सांस में पता नहीं कितने सारे गांवों के नाम ले देते हैं, कार्यकर्ताओं के नाम ले देते हैं, हद तो तब हो जाती है जब कार्यकर्ताओं के पिताजी का नाम ले देते हैं। जिस आदमी को इतना मालूम हो, जो बार बार चुन के आता हो, किन मुद्दों पे चुना जाना है या नहीं जाना है, किन मुद्दों के अंदर जाना है। अगर हमने देखा कोरोना था तो वो एक स्प्रे मशीन लेकर घर घर जाकर भी कर रहे थे, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन लोगों को कर रहे थे। तो ये कहना कि उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनको ये करना है, ये मेरी समझ से परे है। हाँ, इतना जरूर होता है, जैसे ही हम इस बात को कहते हैं तो बीजेपी से जुड़ा हुआ जो आम कार्यकर्ता है वो स्वतः ही आपसे दूर हो जाता है। उसे लगता है कि मैं अपने बड़े नेता की कैसे विरोध कर सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक और माध्यम से आपको एक एक छोटे से उदाहरण से, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। एक काफी समय पहले की बात है कि आगरा में हमारे एक ट्रेन को रोकने की बात थी और मैं रेल मंत्री से मिला था, वो मेरे काफी नजदीक थे। अशोक शर्मा जी, जिन्हें हम अशोक भाई कहते हैं, वो सारे लोग थे। उन लोगों ने कहा, तो मंत्री ने कहा गाड़ी तो मैं रोक दूंगा, अभी मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन तुम आंदोलन तो करो। मैंने कहा आंदोलन क्यों करें आपकी? बोले भाई ये राजनीति का नियम है, अगर जब आंदोलन करेंगे, हम आपकी बात मानेंगे, तभी तो क्रेडिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। दूसरा, हम किसी से याचना नहीं कर रहे, हमारा ये अधिकार है, और मेरे ख्याल से 70 साल से हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर जसवंत सिंह की रिपोर्ट में ये लिखा है जस्टिस साहब की कि यहाँ पर बननी है तो बनेगी। लेकिन सवाल ये उठता है, जो कमी है हमें उसे देखना पड़ेगा, हमें सब लोगों को, सब तबकों को इसमें जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो लोग कोई भी हो, चाहे वो टूरिज्म के लोग हों, चाहे एक्सपोर्टर हो, बिजनेसमैन हो, सोशल वर्कर हो, होटल वाले लोग हों, आम आदमी हो, छोटा ठेला ठेली वाले हों, ऑटो रिक्शा यूनियन वाले हों, इन सबको हमें उनको लेके धीरे धीरे उनको बिठाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि इससे वकील साहब लोगों का ही फायदा नहीं होगा। माताओं को ये समझाना पड़ेगा। आगरा में लॉ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, न जाने आगरा के कितने बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो कानून का काम कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की वकालत कर रहे हैं, उन्हें अपने घर में आके काम करने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी तो कितना विकास हो जाएगा। आप सोचिए, एक ताजमहल है जहाँ लगभग 20,000 के आसपास टूरिस्ट आता है जब भी पीक होता है, तो उस ताजमहल को लेके कितने दावे होते हैं। पूरा ताजगंज का एरिया जो है वो उसी काम में लगा है। लेकिन अगर कहीं यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंच आ जाती है, और ये हम आम आदमी को समझाने में फायदे में ये रहते हैं कि इससे हमारा फायदा नहीं है, इससे आपका फायदा है, आपके परिवार का फायदा है, शहर का फायदा है, समाज का फायदा है। जब समाज को फायदा होगा तो हमको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। और जो दूसरे लोग, जितनी भी यूनियन लोग, जितने भी हमारे अधिवक्ता लोग हैं जो अलग अलग उसमें बने, तो याद रखिएगा, आंदोलन वही सफल होता है जिसके नेतृत्व पे लोगों को विश्वास होता है। जिस दिन विश्वास खत्म होता है, वो आंदोलन समाप्त हो जाता है। हमने देखा कि वोट क्लब पर हमने अन्ना को बैठे देखा, उन्होंने सत्ता को चुनौती दी जब तक जनता का विश्वास उनके साथ था। लेकिन जब एक बार जनता का विश्वास, हो सकता है मेरी बात से काफी लोग सहमत ना हो, लेकिन उसके बाद वो जितनी बार भी अनशन पर बैठने का उन्होंने काम किया, तो जनता ने उनका वो साथ नहीं दिया जो पहले दिया था। तो हमें आपसी गुटबाजी को, आपसी ईगो को, अगर है तो, मैं ये नहीं कहता कि कुछ ऐसा है, उसको हमें उससे ऊपर उठना होगा। समाज के सारे लोगों को बुला के कहीं चाय पीनी पड़ेगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा। 1 और 1 11 तो कहते हैं, मैं कहता हूं कि 1 और 1 और 1 111 बनने की कोशिश करें, बल्कि 1111 बनने की कोशिश करें। मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है कि एसपी सिंह बघेल साहब घर में बैठे ये सोच रहे हो कि आंदोलन इतना तेज हो जाए कि मुझे भी श्रेय मिले।
क्योंकि कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि जनता उसके खिलाफ हो जाए, चाहे वो इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो। और ना ही हमें इस आंदोलन में किसी को भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का मंच बनने देना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्विजय सिंह भैया जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सोलंकी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र वाजपेयी जी थे हमारे साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो अधिवक्ता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि यदि वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो अमीर अहमद एडवोकेट साहब या फिर हमें स्वयं किसी को भी वो संपर्क करें, हम उन्हें जरूर आमंत्रित करेंगे। उनके विचार जाएंगे तो उनके साथ जुड़े लोग जरूर स्वतः ही जुड़ जाएंगे। और याद रखिए, हाई कोर्ट की बेंच अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट बेंच हमारा अधिकार है। आप सब जग जाएंगे, हम इस बेंच को लेके ही रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।